सबसे आधुनिक तरीका है। क्या है ये? सबसे आधुनिक क्या करने का? सबसे आधुनिक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कैसे? व्यापार की शुरुआत कहाँ से हुई? तेरा शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले जब इंसान ने व्यापार करना शुरू किया तब पैसे नहीं चलते थे, मुद्राएं नहीं थी। तब अनुमय और विनिमय का दौर था। किसका? अनुमय विनिमय जानते हो? चीजों के बदले में चीजें देना। गेहूं के बदले में बाजरा दे देना, बाजरे के बदले में गेहूं दे देना, ज्वार के बदले में गेहूं दे देना। मतलब मुझे जरूरत है गेहूं की और आपको जरूरत है बाजरा की, तो काम करो, बाजरा आप ले लो, गेहूं मुझे दो। ऐसे करके हम लोग एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे? एक्सचेंज। हर इंसान एक्सचेंज पॉलिसी करता था। आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो आप मुझे वो चीज दे दो, हम ये ले लेते हैं। ऐसे चलता था और बहुत सालों तक इंसान ऐसे ही सर्वाइव करता रहा, ऐसे ही करता रहा, अधिकारों तक, हजारों सालों तक इंसान ने ऐसे ही काम किया। पैसे थे ही नहीं, पैसे बने ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं। भगवान ने थोड़ा पैसे बनाए थे? मुझे बताइए, भगवान ने बनाए होते तो भगवान छपे होते, आप भगवान नहीं हो सकते। तो पैसे इंसान नहीं बना लिए। और क्यों बनाए? क्योंकि समस्या आई। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि भैया लोहे के बदले में या किसी को सोने के बदले में लोहा तो नहीं दिया जा सकता। अब पता लगा मुझे जरूरत है लोहे की और इनके पास सोना, मैं बोलूं भाई साहब हमारा लोहा दे दो, अपना सोना दे दो, पॉसिबल है क्या? सोने का भाव ज्यादा होता है, सोना कम होता है, कैसे किया जा सकता है? तो बड़ा परेशानी होती थी। भाई हर चीज का, हर अनाज का किसी का दाम ज्यादा, जो अनाज ज्यादा पैदा होगा उसका दाम कम, और जो अनाज कम पैदा होगा उसका दाम ज्यादा। अब समझना आया आदमी को, अब कैसे करे? तो कई बार क्या होता था कि चीजें मिलती नहीं थी। मैंने कहा बहन जी मुझे सोना चाहिए, आप एक काम करो हमसे लोहा ले लो। कहती है ना हमको ले लो। अब मुझे सोना चाहिए पर मैं ले नहीं पा रहा, मुझे गेहूं चाहिए पर मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा। ये प्रॉब्लम आई ना, तो किसी ने, राजा ने मुद्राएं बनाई। क्या बनाई? मुद्राएं। ये छोड़ो, हटाओ, बस चीजों के बदले में चीजें नहीं मिलेंगी। हम कुछ मुद्राएं बना रहे हैं, एक मुद्रा में इतना मिलेगा, दो में इतना मिलेगा, तीन में इतना मिलेगा, ऐसे भाव तय करते। राजा ने भाव तय कर दिया और मुद्राओं का चलन शुरू हो गया। अब जब मुद्राएं बनी तो क्या हुआ? बाजार का चलन होना शुरू हो गया। लोगों को बोल दिया तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा सामान लेने, न कोई पूछने आएगा। सोमवार वाले दिन कबीले के बाहर, गांव के बाहर एक जगह चिन्हित कर ली जाएगी और उस दिन सभी लोग, जो सुनार है वो सोना रख के बैठे, जो कुम्हार है वो घड़ा लेकर रख के बैठे, जो लोहार है वो लोहा रख के बैठे। मतलब जो जैसा व्यक्ति है जो सामान बनाता है वो अपना अपना सामान गांव के बाहर एक जगह है वहां आकर बेचे। और खरीदने वालों को बोल दिया पूरे गांव में फलाने दिन वहां बाजार लगेगा, जिसको जो चाहिए उसी दिन मिलेगा, बाकी सब अपना अपना काम करेंगे। तो सोमवार के दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए। जिसको गेहूं चाहिए उसने गेहूं लिया, जिसको घड़ा चाहिए उसने घड़ा लिया, जिसको चप्पल चाहिए उसने चप्पल ली, जिसको जो चाहिए था वो वहां लिया। 6-6 गांव चिन्हित करके एक बाजार लगना शुरू हो गया। 6-6 गांव को मिलाकर एक बाजार लगाना शुरू किया। हफ्ते में एक दिन, धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो बाजार 2 दिन लगना शुरू हो गया, 3 दिन लगना शुरू हो गया। तो दुकानदारों ने सोचा यार हर दिन सामान लाते हैं, हर दिन सामान ले जाना पड़ता है, काम करते हैं तो पक्का कंस्ट्रक्शन बना देते। तो किसी ने छोटा सा खोखा टाइप बना दिया। अब उसे बार बार सामान घर लाना ले जाना नहीं पड़ता था, उसी में रख देता था, आता था, ताला खोलता था और अपनी दुकान खोल देता था। देखा देखी 2 दुकानें बनी, 3 दुकानें बनी, 4 दुकानें बनी। गांव के लोगों ने सोचा सामान लेने तो यहाँ आते ही तो एक काम करते यही कभी लेके घर का बना ले, बाजार भी पास में, घर भी पास में। और देखते देखते वो छोटा बाजार कब बड़ा बाजार बन गया पता भी नहीं लगा। और आज बड़े बड़े शहर बन गए। ये क्या है? बाजार तो है। यस। सीतापुर क्या रहा था? बाजार तो रहा। क्या बन गया? आज सीतापुर सिटी बन गया। ये तो सीतापुर कुछ नहीं था, एक बाजार। पुराने लोग आज भी जब गांव से बाहर जाते हैं तो यही बोलते हैं बाजार जा रहे हैं, वो नहीं कहते थे हम सीतापुर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाजार। ऐसे बाजार का जन्म होना शुरू हो गया। और आज देखिए मुंबई कितना बड़ा बाजार है, दिल्ली कितना बड़ा बाजार है। आज ये बाजार बड़े बड़े शहरों का रूप ले चुके हैं, क्योंकि इनको चलते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। लेकिन कोई भी चीज जब चलती है तो हर चीज में गुंजाइश रहती है। किस चीज की? बदलाव की। क्योंकि हर चीज परफेक्ट कुछ नहीं होता, हर चीज में कुछ न कुछ गुंजाइश होती है। तो बाजार में भी दिक्कत थी। और प्रॉब्लम क्या था? बाजार में प्रॉब्लम ये था, अगर किसी का दुकान सीतापुर में है, मान लेते सीतापुर में किसी का जूते का शोरूम है, जूते का दुकान है, अब वो बहुत अच्छे ब्रांडेड शूज बनाता है, अच्छे शूज बनाता है, सीतापुर में तो बिकते हैं, लेकिन कानपुर में नहीं बिक रहे।
मेरे जूते सीतापुर में तो बिक रहे हैं, लेकिन कानपुर में नहीं बिक रहे। नहीं बिक रहे। मैं सीतापुर में बनाता हूँ, 50 रुपए का जूता पड़ता है, 100 रुपए का बेचता हूँ। दिन भर में 10-20 जूते बेच लेता हूँ और अपना घर चल रहा है। लेकिन मैं चाहूँ अपना व्यापार बढ़ाना, तो मेरा व्यापार चाह कर भी बढ़ नहीं रहा, क्योंकि कानपुर से कोई जूते खरीदने नहीं आएगा। लखनऊ से कोई सीतापुर आएगा सूट लेने? बताओ, बरेली से कोई आएगा? नो। नहीं आएगा। तो मेरे पास जो मार्केट थी वो लोकल थी, तो मैंने कहा कैसे मैं अपने आप को एक्सटेंड करूं, कैसे मैं पूरे जगह जगह अपना काम, कैसे मैं हर जगह दुकान खोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन कानपुर गए, कानपुर में एक जूते व्यापारी से मिले और भाई साहब कैसे बिक रहे हैं? अरे कुछ मत पूछो, रोज शिकायत आती है, कभी जूता कटा निकलता है, कभी कटा निकलता है और मार्केट बनता है यार, चल नहीं रहा व्यापार। अच्छा, हमारा देखो, ये देखो सैंपल, 4 सैंपल अपना, ये देखो, ये इसे बोलते हैं सूट। अरे आपका सूट, तो काम क्यों करते हो? एक काम करो ना, मेरे से ले लिया करो। वैसे तो मैं 50 का मुझे पड़ता है और मैं 100 का बेचता हूं, लेकिन आपको मैं 60 का दे दूंगा। आपसे मैं सिर्फ 10 रुपए कमाऊंगा और आप 100 का बेचना और आप 40 कमाना। सप्लाई मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, भाई साहब दूसरी बात बताता हूं, हम फेमस हैं सीतापुर में, बाटा नाम का ब्रांड सीतापुर में फेमस है, और आपको मैं बोल रहा हूं आप भी बाटा नाम ही चलाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, राम कुमार, श्याम कुमार, मोहन कुमार छोड़ दो, आप भी दुकान पे बाटा ही लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम भी बोल पाएंगे कि हमारी 2 दुकानें हैं, एक कानपुर में और एक सीतापुर में, और आप भी बोलना कानपुर में, हमारी 2 दुकानें हैं, एक कानपुर में और एक तो 2 दुकानें, तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। भाई साहब आप बाटा बोलो, ठीक है, क्या दिक्कत है, हटाओ, उन्होंने हटा दिया राम कुमार का नाम, उन्होंने लगा दिया बाटा, पैसा उसी का, कानपुर वाले का, और जूते भी उसने ही खरीदे हमसे 60 रुपए में। अब उसने मुझसे खरीदे 60 रुपए के हिसाब से, मान लेते हैं 100 जूते, तो एक जूते 10 रुपए मिलेगा, तो 100 पे कितना मिलेगा? 1000 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस। मैंने उसको दे दिए 100 जूते, अब वो हर दिन वो 100 जूते बेच रहा है और हर दिन मेरे को 1000 रुपए का फायदा कहां से आ रहा है? कहां से? कानपुर से। ना दुकान खोली, ना पैसा लगाया, ना कुछ लगाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अपने दिन भर में बेचता हूं, 10-20 जूते बिकते हैं तो 500-1000 मिलता है, और सीतापुर में तो लखनऊ तो जाता भी नहीं, कानपुर तो जाता भी नहीं, वहां 1000 रुपए आ रहा है, ये तो काम बढ़िया है। एक काम करते हैं, एक दुकान और खोलते हैं। फिर मैं गया लखनऊ, एक दुकान लखनऊ में खुलवा दी, शाहजहांपुर वहां पे खुलवा दी, पीलीभीत वहां पे खुलवा दी, बरेली वहां पे खुलवा दी, और देखते 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 मेहनत करी और 10 साल में मैंने 100 दुकानें खुलवा दी। कितनी? 100। अब हर दुकान से हर दिन 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट एक दुकान से आएगा तो 10 दुकान से 1000 हो गया, 100 दुकान से 1 लाख। कितना? 1 लाख। और वो भी कब का? एक दिन का। क्या मैं सीतापुर की दुकान से 1 लाख उठा सकता था? नो। कभी नहीं। इस सिस्टम को बोलना पता है क्या शुरू किया? इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? फ्रेंचाइजी सिस्टम। ये बाजार के सिस्टम से एकदम आगे निकल के आ गया। इस सिस्टम से, बाजार से सिस्टम से एकदम आगे निकल के आ गया फ्रेंचाइजी। और उसने बहुत तरक्की करी। अरे जूता तो छोड़ो, अमेरिका में बर्गर बनाने वाली कंपनी, पिज्जा बनाने वाली कंपनी, जो अमेरिका में पिज्जा बेचती थी मैकडोनल्ड के नाम से, मैकडोनल्ड के नाम से, और सोचो उसने फ्रेंचाइज सिस्टम से पूरी दुनिया में अपनी दुकानें खोल दी। बताओ, दिल्ली में, मुंबई में आज मैकडोनल्ड मैकडी के नाम से फेमस है कि नहीं है? यस। आज मैंने हर ब्रांड की अपनी फ्रेंचाइज, जो भी आदमी दिमागदार है ना, उसने फ्रेंचाइज खोली। एक दुकान नहीं, हजारों दुकानें, पैसा किसी और का, चीजें किसी और की, हर जगह से पैसा कमा रहे हैं, हर जगह से। लोगों ने करोड़ों रुपए बनाया। आप सोचो स्कूल में पढ़े हो, स्कूल में कहीं से मान्यता प्राप्त था, तो मान्यता देने वाले ने ऐसे 20 स्कूलों को मान्यता दे दी, और हर स्कूल से उस मान्यता के बदले में हर स्टूडेंट की फीस से थोड़ा थोड़ा पैसा लेता था। आपने तो अपने स्कूल को फीस पैसा दिया, लेकिन आपकी फीस में थोड़ा पैसा उस यूनिवर्सिटी को भी गया, और उस यूनिवर्सिटी ने ऐसे 2000 स्कूल को मान्यता दे रखी है। 2000 स्कूलों की 2000 स्कूलों में पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते होंगे, और वो करोड़ों रुपए छाप रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किस बात का? मान्यता देने का, एफिलिएशन का। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। तगड़ा कमाया। और आज जो लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम के दम पर खड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जैसा कि समय बदलता है तो हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां, समय बदला, लोग बदले, और धीरे धीरे फ्रेंचाइजी सिस्टम में भी कुछ कमियां सामने आना स्टार्ट शुरू हो गई। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या कमी सामने आई? पहला कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में पैसा बहुत लगता था, क्योंकि जब चीजें बढ़ती हैं तो पैसा तो बढ़ेगा। अब आज आपको मारुति की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपए चाहिए,
तो छोटा इंसान तो फ्रेंचाइजी ले ही नहीं सकता। अरे मारुति छोड़ दो, पेप्सी की फ्रेंचाइजी ले लो, उसके लिए भी आपको कम से कम 5-10 लाख रुपया चाहिए। अगर 10 लाख रुपया नहीं होगा तो फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। आज 5-10 लाख से नीचे किसी को फ्रेंचाइजी मिल ही नहीं रही। तो फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ी दिक्कत थी इन्वेस्टमेंट की। हर आदमी फ्रेंचाइजी खोल नहीं सकता, गरीब इंसान तो बोले लो। हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है तो फ्रेंचाइजी मॉडल में जा ही ना पाते। अगर 10-15-20 लाख रुपए लगा होता तो शायद हम में से कोई यहाँ बैठा ही ना होता। तो 15-20 लाख रुपए लगाकर कोई फ्रेंचाइजी खोलने की तैयारी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और कोई फायदा भी नहीं। मैं बता भी रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फ्रेंचाइजी का और दोनों का फायदा बताऊंगा। दूसरा, एक और नुकसान, एक और घाटा, और वो घाटा क्या कि जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी बेच रहा है वो तो 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दे देगा, वो 10 लोगों से 1,000 रुपए कमाएगा तो 10,000 कमा लेगा। लेकिन जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसका तो एक ही दुकान है ना। यस। तो फ्रेंचाइजी लेकर, जैसे मान लो आपने बाटा की फ्रेंचाइजी ली, सपोज करो, और बाटा की दुकान आपकी सीतापुर में उतनी चल नहीं रही है, तो क्या आप बाटा की फ्रेंचाइजी किसी और को दे सकते हो? क्या आप 10 बाटा की फ्रेंचाइजी खोल सकते हो? आप बाटा की फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, अधिकार तो किसके पास सुरक्षित है? किसके पास? बाटा के। जिसने फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू किया वही 10 लोगों को दे सकता है, 100 को दे सकता है, 1000 को दे सकता है, लेकिन कोई दूसरा नहीं दे सकता। यानी कि जो सबके जो अधिकार है वो समान नहीं है, अधिकार समान ना होना सबसे बड़ी बात। फ्रेंचाइजी लेने वाले का 2 नुकसान, पहला पैसा ज्यादा लग रहा है, और दूसरा समान अधिकारों का ना होना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों ने इस पर रिसर्च किया, आखिर ऐसा क्या किया जाए, आखिर ऐसा क्या चीज बनाया जाए जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन इसकी 2 प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो पैसा ज्यादा लगता है, और दूसरा समान अधिकार समान नहीं। क्या किया जाए? रिसर्च हुआ, और करीब 80 साल पहले कैलिफोर्निया में एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई, एक नया तरीका सामने आया मार्केटिंग का, एक नए तरीके की इजाद हुई, और जिस तरीके को हम बोलते हैं शुरू हुआ 1980 के आसपास आ गया था, सॉरी 80 साल पहले, शायद 1920 या 1930 के आसपास शुरू हो गया था अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, और दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दोनों प्रॉब्लम क्या? पहली बात तो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर शुरू करना है किसी भी कंपनी के साथ तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो कितना होता है? 15 से 20 हजार रुपए। तो जो 15 से 20 लाख से तो बहुत कम है। क्या 15 से 20 हजार में किसी का घर के बिकता है? नहीं। और सर 15 से 20 हजार का इन्वेस्टमेंट था, यही वजह है कि आप लोग इसमें घुसाए, नहीं तो आप लोगों को तो घुसने को कोई देता नहीं। बाहर खड़े हो तो डंडा लेकर सिक्योरिटी गार्ड है, चलो बाहर घुस मत जाना, क्यों आए आप? सामान लेना तो लो, नहीं तो देखो हो गया, नहीं होगा। यस। फ्रेंचाइजी मिलेगी नहीं, पैसा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था? 15 से 20 हजार में जो कहाँ 15 से 20 लाख की जो लागत थी वो कितनी कर दी? 15 से 20 हजार। एक काम आसान कर दिया, दूसरा अधिकार समान ना होना। लेकिन यहाँ पर वो भी मामला खत्म कर दिया, अधिकार समान कर दिए। अगर मैं आज से 20 महीने पहले ज्वाइन करके आपने 10-20-50 कस्टमर बना सकता हूँ, और उनके कस्टमर के काम करने से मैं पैसा कमा सकता हूँ, लोग काम करेंगे मैं पैसा कमाऊंगा। तो सोचो जिन लोगों को मैंने कस्टमर बनाया उनके अधिकार भी तो मेरी तरह हैं। यस। वो भी चाहे तो क्या 10-20 कस्टमर नहीं बना सकते? यस। और वो 10-20 कस्टमर काम करेंगे तो क्या उनका पैसा नहीं आएगा? तो जो अधिकार मेरे थे वही अधिकार सबके हो गए, सबके हो गए। जो आएगा सारे सबके अधिकार बराबर, चाहे मैं हूं, चाहे सुशील कुमार सर हो, चाहे नीरज सर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे श्री कुमार वर्मा जी क्यों ना हो, चाहे आप सब क्यों ना हो, लास्ट की पंक्ति में बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, सबके अधिकार सेम है। मैंने भी 3 लोग कस्टमर बनाए थे तो मेरा भी 1500 रुपए का बोनस और 1000 रुपए का चेक आया, और आप में जो भी ब्रॉन्ज बने थे सबका वही हुआ। मैं सिल्वर बना तो मेरा भी 4500 आया, मैं गोल्ड बना मेरा भी 9000 आया, मैं प्लैटिनम बना तो मेरा भी 20000 आया, एमएल बना तो मेरा भी 45000 आया, टोपाज बना तो मेरा भी 1.5 लाख आया, थाईलैंड का फूल मिला, भूल पे भी आए, रूबी स्टार हुआ तो मेरा भी 2,20,000 आया, सफायर बना तो मेरा भी 3,60,000 आया, स्टार सफायर बना तो 8,20,000 मेरा भी आया।
और आप बनोगे तो क्या आपका नहीं आएगा? Yes. आपका भी आएगा। तो ये क्या किया इन्होंने, समान अधिकार कर दिया डायरेक्ट सेलिंग को। इसलिए इसको एडवांस बिजनेस बोला जाता है। इस मॉडल में कोई ऐसी कमी कोई पकड़ नहीं पाया। और जब भी कोई मॉडल आता है ना, ध्यान रखना, फ्रेंचाइजी सिस्टम में उन लोगों ने तगड़ा पैसा कमाया जो शुरुआती दौर में आगे थे फ्रेंचाइजी में। आज अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहो तो आज लेकर बंदी करनी पड़ती है। आजकल बहुत सारी फ्रेंचाइजी मिल रही है। वो आता था एमबीए चाय वाला, न जाने कितनों को फ्रेंचाइजी बांटी, सबने वीडियो डाले, कितने पैसा कमा पाए, क्योंकि अब वो मॉडल पुराना हो चुका है। अब वो मॉडल नहीं चल पाएगा। और अगर आज अगर आप भी फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन वही बात है, पैसा लगेगा। एसलीपीएस में भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। एसलीपीएस में भी तो फ्रेंचाइजी देती है। यस। कितने में देती है? 10 से 15। कितने में? 10 से 15 लाख। सोचो, मेरे पास दोनों चीज, मैं आपको खोल के बताता हूं, मेरे पास दोनों चीज है। 15 लाख रुपए लगाकर मेरे पास एसलीपीएस की फ्रेंचाइजी भी है और 15,000 रुपए लगाकर एसलीपीएस की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोनों ही है मेरे पास। तो कमाल की बात देखो, एसलीपीएस में फ्रेंचाइजी में 15 लाख रुपए लगाकर पूरे 20 महीने में 5.5 या 6 लाख रुपए कमाया। 5.5 या 6 लाख रुपए, उसमें भी किराया देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है, मुश्किल से 2-2.5 लाख बचा होगा, 2.5 लाख तो एक्सपेंस से चला गया। और 15,000 रुपए लगा के 40 लाख कमाया। 15,000 लगा के 40 लाख कमाया, तो क्या बेस्ट है? 15,000 लगा के डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ट है, क्योंकि ये एडवांस प्रोसेस है। ये एडवांस वर्जन है, इसीलिए इसको एडवांस वर्जन कहा जाता है सेल्स का, क्योंकि इससे आधुनिक कुछ भी नहीं आता है। उसमें से एक बार कॉल करना, एडवांस वर्जन समझ में आया क्यों है? पता लगा? इसलिए ये एडवांस वर्जन इसको हम बोलते हैं, नहीं तो एडवांस नहीं होता। क्या इससे एडवांस में कुछ और आ सकता है? नो। क्यों नहीं आ सकता? प्रकृति बदलाव होते रहता है। कैसे कह दिया नहीं आ सकता? और अगर नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता? कारण बताऊंगा। मुझे पता है इससे ज्यादा एडवांस क्यों नहीं आ सकता, उसके कारण है। जितने भी बिजनेस मॉडल थे, चाहे फ्रेंचाइजी हो चाहे ट्रेडिशनल, उसमें क्या होता था? एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है। कौन बनाती है? फैक्ट्री। एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, और फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बाद क्या होता है? एक मार्केटिंग कंपनी उसकी मार्केट करती है, उसके बाद डीलर प्रोडक्ट खरीदता है, फिर होलसेलर खरीदता है, फिर दुकानदार खरीदता है, दुकानदार से ग्राहक लेता है। समझ में आ रहा है? इसमें फैक्ट्री पैसा कमा लेती है, मार्केटिंग कंपनी भी कमा लेती है, डीलर भी कमाता है, होलसेलर भी कमाता है, दुकानदार भी कमाता है, कस्टमर नहीं कमाता। किसी भी। कौन था? क्या नाम था? हाँ, तू रूप ले आ रहा हूँ, आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? ये सब हटा दिए और कस्टमर को प्रॉफिट में जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? कस्टमर को प्रॉफिट में। और कस्टमर कौन है? किसी भी व्यापार की सबसे आखिरी कड़ी कौन है? यानी आप किसी भी व्यापार मॉडल की, चाहे फ्रेंचाइजी हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप वो सबसे आखिरी कड़ी, हमें सबसे आखिरी कड़ी। और उस व्यापार में क्या किया? उस आखिरी कड़ी को प्रॉफिट में जोड़ दिया, जो पिछले 80 सालों में कोई नहीं जोड़ पाया। कभी किसी ने कस्टमर को प्रॉफिट नहीं दिया, सबको बटा, लेकिन ग्राहक को कभी किसी ने फायदा बांटा नहीं। ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट मिला, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया? प्रोडक्ट भी दिया और फायदा भी। आपके सामने लोग आए थे ना, किसी को 1500 का फायदा हुआ, किसी को 4500 का हुआ, किसी ने 20,000 कमाया। आपके सामने 40 लाख का फायदा लेने वाले लोग, और यहाँ तो खाने खत्म करना होती है, हमारे जैसे को कोई जानता नहीं है। हमसे ऊपर के ऊपर लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40-40 लाख रुपया महीने का फायदा ले रहे हैं। क्या ग्राहक से नीचे कोई और हो सकता है किसी बिजनेस में? नो। नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट जहां बढ़ना था वो अंतिम कड़ी ग्राहक है, और अंतिम कड़ी को जोड़ दिया किसने? डायरेक्ट सेलिंग में। इसीलिए अब इससे ज्यादा एडवांस कुछ हो नहीं सकता। ये आखिरी इसलिए इसको एडवांस बोला। बात आई समझ में? यस। क्या करते हो? बात आई समझ में? यस। बिजनेस हम लोग इस इंडस्ट्री में आकर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, पास्ट भी बहुत अच्छा था। 80 सालों से काम चल रहा है। भारत में 1995 में डायरेक्ट सेलिंग आ चुकी थी और 1995 से उन्होंने ग्रोथ करना शुरू हुआ। शुरुआत में लोगों को पता लगा कि काम सही है गलत है पता नहीं था, क्योंकि हर काम को शुरुआत में शक की दृष्टि से ही देखा जाता है। जब कंप्यूटर आए तभी लोगों को यही लगा कंप्यूटर सबकी नौकरियां खा जाएंगे,
उधर कंप्यूटर आया, दूसरा विरोध हुआ। जो चीज आई हर चीज का विरोध हुआ, हर चीज का विरोध हुआ। जब टोल टैक्स लगते हैं ना अपने रोडों पे, तब उनका भी विरोध होता है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, लात देते चलते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग समझा ठीक है अब तो लग गया, तब लगेगा, क्या कर सकते हो। तो हर जब कोई बदलाव होता है तो विरोध तो होगा। डायरेक्ट सेलिंग आई तो विरोध भी हो, बहुत विरोध हो। लगभग हर देश में शुरुआत में इस काम के ऊपर केस हुए, लेकिन जो जेन्युइन कंपनियां थी उन्होंने केस लड़े और सब जीती। और हर देश ने, हर बड़े देशों ने इस काम को लेके रूल रेगुलेशन और नियम बना दिए और लगभग हर देशों में आज नियमों के साथ काम चल रहा है। अमेरिका जैसे देशों में 2 लाख करोड़ सालाना का टर्नओवर है, 2 लाख करोड़ सालाना का। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 150 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। महीना 150 करोड़ रुपया महीना लोगों ने लाइन लगाकर प्राइवेट जेट खरीद लिए इस इंडस्ट्री से वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की बात कर रहा हूं। भारत में ये काम 1995 में आया। जब आया शुरुआत में 2-4 साल किसी को पता नहीं लगा। जो लोग रिटायर होते थे, बड़े बूढ़े लोग, 55-60 साल के लोग, वो लोग जुड़ते थे, मन करा तो किया, नहीं मन करा। और जब तक काम करने की उम्र हुई, जब तक 2-4 साल में काम समझ आया, तब तक निपट गए। और 60 साल की उम्र में शुरू करेगा तो कभी भी जा सकता है। और 60 साल का व्यक्ति कभी करियर के लिए काम नहीं करेगा। वो बस ये है कि पैसा आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, बस ठीक है। तो लोग ऐसे ही आए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की तरक्की हुई और तरक्की को देखा यूथ ने। यूथ ने जब तरक्की को देखा यार इसमें तो तरक्की है, तो 2010 के आसपास से इसमें यूथ घुसना शुरू हो गया। ऐसे ही चलता रहा 8-10 साल। 2010 से यूथ घुसा। जब यूथ घुसा तो इस मार्केट में हलचल पैदा होना शुरू हुई। जब यंग चेहरे आना शुरू हुए, जब 20-20 साल के लोग, 25-25 साल के लोग, 30-30 साल के लोग आना शुरू हुए, तो हलचल होना शुरू हो गई। कुछ फ्रॉड और स्कैम भी सामने आए। सरकार जागी, सरकार ने देखा, अरे कई सर्वे हुए, कुछ कंपनी ने सर्वे किया, फिटी और केपीएमजी ने सर्वे किया और सर्वे में बताया कि देखिए भाई साहब, अरे कंपनी का फोन है ये ना, लोग उसी करके रखे, दूसरा रेगुलेशन बनाए। 2023 में विधेयक पास हो गया, 2021 में विधेयक पास हो गया और अब हम लोग इस काम में पूरी तरह लीगलाइज होकर काम कर रहे हैं। और यूथ आ चुका है। भारत का टर्नओवर जो कि कहाँ 2000-3000 करोड़ होता था, आज भारत का टर्नओवर 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 2030 तक भारत में, 2025 के एंड तक भारत में 64,500 करोड़ का कारोबार हो जाएगा। और अभी कितना है? 25,000 करोड़। ये टर्नओवर अभी आज पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है। तो ये है इस इंडस्ट्री का पास्ट और यही है इस इंडस्ट्री का भविष्य। भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका में कितना टर्नओवर हो रहा है? 2 लाख करोड़ से ऊपर। और कहा जाता है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए 2 चीजें चाहिए, बल्कि 3। पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आबादी। क्या चाहिए? बीमारी, बेरोजगारी और आबादी। अमेरिका जैसे देश जिनकी आबादी मात्र 30 करोड़ है, उनमें बेरोजगारी की दर हमसे कम है, उनमें उनके यहाँ बीमारियां हमसे कम है, और वो देश भी 2 लाख करोड़ का बिजनेस करता है। क्यों? बस हमसे पहले वो इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। इसलिए हमारे घर घर में बीमारी, घर घर में बेरोजगारी और आबादी की तो बात ही कुछ है। 150 करोड़ है, 30 करोड़ है अमेरिका में टोटल आदमी, और हम कितने? अमेरिका से 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा है पॉपुलेशन। तो इस काम के लिए हम लोग बहुत अच्छे देश में पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बात, देश तो छोड़ो, हम यूपी में पैदा हुए हैं और यूपी की आबादी देश के सभी राज्यों से ज्यादा है या नहीं है? सभी राज्यों से ज्यादा है। यूपी की पॉपुलेशन पूरे राज्यों से ज्यादा है। यूपी के बराबर कई देश हैं पूरे वर्ल्ड में। सोचो कितना प्लस पॉइंट है। भविष्य कैसा अच्छा है कि नहीं है? यस। आज अमेरिकन कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियां भारत में उतरी काम करने के लिए। क्यों? उन्हें दिख रहा है कि भारत आने वाले 10 से 15 सालों में वर्ल्ड लीडर बनेगा ना, इस लाइन में वर्ल्ड लीडर। अमेरिका को भी पछाड़ देगा, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है। दिख रहा है लोगों को, लोग देख ले रहे हैं, इसीलिए लोग पागल हैं। वर्ल्ड वाइड लोग पागल हैं यार, यहाँ कुछ होने वाला है, भारत में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। लोग कर रहे हैं, विदेशी लोग भारत में आके काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से आकर भारत में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और लोग भारत में होके भारत में काम नहीं कर पा रहे। लोग टूटी फूटी हिंदी सीख रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और हमारी हिंदी तो परफेक्ट है। यस भाई इंग्लैंड के लोगों को भारत में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की आबादी 5-10 करोड़, लेकिन हम इंडियंस को कभी भी इंग्लैंड की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हम 15 इंग्लैंड के बराबर अकेले हैं। हम बराबर हैं, वो 15 करोड़ और हम
150 करोड़ जोड़ दो, 10 गुना ज्यादा है कि नहीं उनसे? यस। तो हमें क्यों इंग्लैंड की जरूरत पड़ेगी? हमारे यहाँ तो वैसे ही 15 इंग्लैंड बच जाएंगे। तो हम तो पूरे लाइफ टाइम हिंदुस्तान में ही काम करके करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। लेकिन तब जब हमें इसका भविष्य दिखे, और अगर अभी भी नहीं दिखा तो कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है शायद तभी हम कर पा रहे हैं। हमें इसका भविष्य दिख रहा है, इसका क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, इसीलिए हम इस पर काम कर पा रहे हैं। अब मुद्दा इस बात का है, चलो ठीक है इस इंडस्ट्री में आ गए, तो क्या कारण है? जब इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना अच्छा काम है, तो क्या रीजन है इस इंडस्ट्री में कि नाम बदनाम? जहां जाओ बोलो क्या करते हो, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोग हमें इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते। क्या रीजन है भाई? फिर तो हमें देखना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारी, लेकिन आज लोग नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन? तो भारत में इसके नाम पर स्कैम भी बहुत हुए हैं, फ्रॉड भी, करीब हजारों कंपनी आई थी घूमी, 5-10 हजार कंपनियां तो घूमी होंगी, बल्कि शायद कोई बता रहा था 62,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है। 62,000 कंपनियां शुरू हुई हैं भारत में। कितनी? 62,000। और उनमें से 55,000 तो बंद हो चुकी है, आई और चली गई। जो भी आई होगी उसने कुछ तो काम किया होगा, एक कंपनी खुली होगी तो उसने कुछ तो बिजनेस किया होगा। लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, लोगों का करियर खराब हुआ, तो नाम खराब नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इसलिए नाम खराब। कई कंपनीज आई, लोग आए लेकिन लोग सफल नहीं हो पाए, तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोग गलत नहीं, लेकिन आप बताइए 300 का नकली नोट कभी सुना है? नहीं। और 500 का सुना है? 500 का सुना है, 300 का सुना नहीं है। क्यों? 500 का देखा है। ध्यान रखना, नकल उसी की बनाई जाती है जिसकी असली भी होती है। जब 300 का असली नोट ही मार्केट में नहीं है तो नकली भी कोई नहीं बनाता। 500 का असली है इसीलिए नकली बनाया जाता है। 2000 का असली था तो 2000 का नकली भी आया था। पहले 1000 का चलता था, असली चलता था तो 1000 का नकली भी आते थे। आज 1000 का नकली नोट मिलेगा? नहीं। जब है ही नहीं, असली नहीं है तो नकली को क्यों बनाएगा? सोचो बात को। ये नकली कंपनियां किसके लिए आई? क्योंकि असली भी मौजूद है, हमें पता होना चाहिए। इसलिए आइए जानते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, उसके बारे में भी जान लें। यस। आज हमारी कंपनी का नाम जो है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? 9 नवंबर 2014 उस कंपनी की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले थे डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में उनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अच्छी नीयत को लगाकर उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, और आज इस कंपनी को चलते हुए 9 साल से ज्यादा समय हो चुका है। 9 नवंबर 2024 यानी कि आज से करीब 1 महीने बाद ये कंपनी 10 साल कितने साल हो जाएगी? 10 साल। कंपनी 9 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी दुबई में सेलिब्रेट कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि पहले 2-4-5 लोगों के साथ बैठ के केक काटते थे कमरे में। पहले एनिवर्सरी, दूसरी, धीरे धीरे किसी होटल को बुक करना शुरू किया, फिर बड़े होटल को बुक करना शुरू किया। लेकिन पिछले 2 सालों से बोल रहे हैं कि हर साल अपनी एनिवर्सरी एक नए देश में मनाएंगे। पिछले साल मनाई थाईलैंड में 2000 लोगों के साथ, 2000 लोगों के साथ केक काटा, 2000 लोगों के साथ थाईलैंड में। 2000 लोगों को ले जाना आसान काम नहीं। मैं भी उसमें शामिल था लास्ट टाइम। मैं, जितेंद्र सर, साक्षी मैडम, 3 लोग गए थे, 2 लोग शामिल थे। और इस साल दुबई में हो रही है, और मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं लकी हूँ कि मुझे दुबई में कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी का भी पार्ट बनने का मौका मिला। कंपनी ने फ्लाइट टिकट और वीजा करा दिए हैं, मैसेज आ चुका है, बस जाना है 9 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को सुबह 3 बजे के पहले तो कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी का हिस्सा बनने वाले हैं। कहाँ पे? दुबई में। तो कंपनी 10 साल पूरे करने जा रही है। भारत में ऐसी कंपनियां भी हैं जो 20 साल पूरे कर चुकी हैं, 25 साल पूरे कर चुकी हैं, जो कंपनियां हमसे 15 साल पहले आई। लेकिन जो व्यापार पिछले 10 सालों में एसलीपीएस ने खड़ा कर दिया है, वो व्यापार पिछले 25 सालों में भी कई कंपनियां खड़ी नहीं कर पाई। आज भी 25 साल पुरानी कंपनियां साल के 100-150 करोड़ के टर्नओवर पे हैं। कितने पे? 100-150 करोड़ का टर्नओवर करती है। वहीं एसलीपीएस 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है हर साल। ऊपर 1200-1300, लास्ट ईयर तो 1700 किया था, 1700। सोचो 1700 करोड़ का लगता है। जो कंपनी 25 सालों से चल रही है, 25 सालों में उस कंपनियों में 3 या 4 लोग ही ऐसे हुए, 5 लोग जिन्होंने मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ी खरीदी।
3 या 4-5 लोग कंपनियों में 25 सालों में, और आपकी एसलीपीएस में सिर्फ 10 सालों में 300 से ज्यादा लोग हैं तो लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं। 300 से ज्यादा लोग, 300 प्लस। सोचो कहां 3 और कहां 300, फर्क है। Yes. 25 साल में 3 और यहाँ 10 साल में 300 प्लस। उन कंपनियों के पास 100-200 कार अचीवर्स हैं, कितने? और अपने एसलीपीएस में लग्जरी BMW ऑडी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूं, 20 लाख का। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे कार अचीवर कितने जानते हो? 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 प्लस। ये अपनी कंपनी की ताकत, ये अपनी कंपनी की ताकत। तो आप लोग बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, बहुत सही इंडस्ट्री में आ चुके हो, इसमें आपका भविष्य बनेगा ही बनेगा। बहुत अच्छी कंपनी में आ चुके हो कि ये कंपनी भारत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आज नो डाउट इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है मुझे नहीं पता। इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है मुझे नहीं पता। हर आदमी बोलता है मैं नंबर 1 हूं। मैं नहीं कहता कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी, सबसे तेजी से लोगों को सफल करने वाली कंपनी है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी अगर आज कोई है तो वो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का वादा है अगले कुछ सालों में ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। वर्ल्ड की नंबर 1, दुनिया की नंबर 1। और आप लोग इतने लगी हैं कि आप लोग पहली बार में एसलीपीएस में आ गए। तो मैं आपको बताऊं मुझे एसलीपीएस में आने में कितना टाइम लगा? बहुत भटकना पड़ा है। 2008 में 12वीं किया था, 2009 में जब बीकॉम में एडमिशन लिया था तब मुझे किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2009 में तब मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। अब 2009 में आप में से बहुत से लोग 5 साल में रहे होंगे, तब मैंने ज्वाइन कर लिया था। 2009 में 2-3 साल काम किया। मुझे नहीं पता था कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, अच्छी कंपनी क्या होती है, बुरी कंपनी क्या होती है। मैंने उसने प्लान दिखाया, भाई अच्छा आप लोगों ने चेक किया क्या अच्छी कंपनी बुरी कंपनी है? तो आज पता लगा। जिस दिन प्लान देखा था उस दिन कुछ पता था? अरे फूल कुमार सर ने कहा, नीरज सर ने कहा, श्री कुमार जी ने कहा, तो आपने ज्वाइन कर लिया। आपको क्या पता अच्छी कंपनी कौन सी बुरी कंपनी कौन सी है? ना हमें पता था। तो हम जब आए तो पहले कंपनी में आ गए, पता लगा कुमार सर्कस थ्रू, उन्होंने बताया इतना पैसा आएगा। बाद में जब काम किया तो उतना आया ही नहीं। हर बार कटा पिटी शुरू हो गई। 7-2 साल काम करने का प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और अंत में थक हार के लोग घरों में आ जाते थे, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, थक हार के काम छोड़ दिया। हमें लगा ये इंडस्ट्री खराब है। नए होते तो एक तो लगता है ये इंडस्ट्री खराब है, कुछ नहीं आ रहा, छोड़ो, नौकरी करने से लग गए। तो नौकरी करने लग गए। 2-4-6 साल नौकरी करी, तभी किसी ने बताया कंपनी के बारे में, यार कंपनी अच्छी है, उसमें पैसा लगा दो, बहुत पैसा आएगा, ये है वो है। तो उस कंपनी में लगभग लोन निकाल कर 5 लाख रुपए लगा दिया। और जैसे ही 5 लाख दिया उसके 3 महीने बाद कंपनी भाग गई। कितने महीने बाद? तो सोचो अब तो पूरा विश्वास हो गया कि इंडस्ट्री खराब है, इसमें घुसना ही बेकार है। तब मुझे फिर किसी ने समझाया, देखो सर सही और अच्छी कंपनियां कुछ होती हैं, और अगर आप ऐसे ही उल्टे सीधे लोगों के साथ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत भटके, नुकसान हुए, समय बर्बाद हुआ, तब जाके 2023 में किसी ने एसलीपीएस के बारे में बताया। तब जाके सबसे बेस्ट अपलाइन, बेस्ट मेंटोर से मुलाकात हुई, डॉक्टर अमित दुबे से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया, अब सोचो एक तरफ हम इतना भटकने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद भी नहीं टूटे, तो एक तरफ आप पहली बार में ही कहते हैं ना, जब हम कंचे मारते हैं ना, करके पहली बार में कंचा गिर जाए, मतलब होता है कि नहीं होता? भाई वो आप लोग पहली बार में ही आपका कंचा बिल्कुल ठिकाने पे गिरा है, एकदम असली। जहाँ 10 साल भटकने के बाद हम पहुंचे हैं ना, सोचो आपकी पहली कंपनी, हम इतने भटकने के बाद पहुंचे और आपकी पहली कंपनी कितने लगी हो। आज हम ऊपर वाले कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर 2013-14 में अगर कोई मुझे बता देता एसलीपीएस के बारे में, 2014 में अगर मुझे किसी ने एसलीपीएस के बारे में बताया होता। आप सोचिए, मुझे कब बताया? 2023 में।
जनवरी 2023 और ये क्या चल रहा है 20 महीने में मेरा 9 रैंक हो गया। कितना हो गया 9th रैंक हो गया। कितने महीने में 20 महीने में। सिर्फ 1-1.5 साल में। तो सोचो अगर 2013 में मुझे कोई बता देता 14 में एसपीएस के बारे में और 2014 में अगर एसपीएस में आ जाता तो अभी रैंक क्या होता 20 रैंक बचते और होते कि नहीं होते यस होते नहीं होते वो जानते। सोचो आज मैं हिंदुस्तान में मेरा भी नाम होता मेरा भी नाम लिया जाता। क्या पता जैसे आज लोग बोलते महिपाल गुरु जी कोई है क्या पता लोग कैसे बोलते गणेश गुरु जी कोई है लेकिन किस्मत नहीं थी। मैं अनलकी था कि मैं जब 30 साल की उम्र का हो गया तब मुझे एसपीएस मिला। नहीं तो अगर आप लोगों की उम्र में मुझे एसपीएस मिल गया होता तो आज 30 साल का हो गए होते मेरे को 10 साल का अनुभव हो चुका होता। 10 इयर्स अगर मैं गुजार देता सोचो महिपाल सर को 7-8 साल ही लोग हैं सोचो क्या तरक्की करी। अमित सर को 7 ही साल लोग हैं सोचो क्या तरक्की करी। सोचो अगर मेरे को 10 साल हो गए होते तो आज क्या तरक्की होती नहीं होती। यस लेकिन मुझे 20 साल की उम्र में एसपीएस में आने का मौका जो मुझे मैंने गवाया सोचो वो आपको मिलेगा। आज आपकी उम्र 20 साल 21 साल 19 साल 18 साल 17 साल और आपको एसपीएस का मौका मिल गया। सोचो अगर आप इस मौके को भुला गए और जब तक मेरी उम्र में पहुंचोगे जब तक आपकी उम्र 30 साल होगी आपको 10 साल का अनुभव हो जाएगा। सोचो आप कहां होगे मेरे से आगे हो गए मेरे से पीछे बहुत आगे। आज की डेट में मैं जहां हूं सोचो अगर मेरा रैंक स्टार सफायर रहेगा आप 10 साल काम कर लोगे तो स्टार सफायर ही होंगे कम से कम एम्बेसडर एंड अबव होंगे। तो मेरे से आगे रहोगे नहीं रहोगे। आज जहां अमित दुबे सर है ना 10 साल बाद आप वहां होंगे। सोचो उस उम्र में 30 साल के होते होते आप करोड़पति का ठप्पा लगा होगा आपके पीछे कि हाँ भाई ये बंदे ने 10 साल पहले ज्वाइन किया था आज ये सक्सेसफुल जीवन जी रहा है। लेकिन कब 10 साल मुझे तो चिढ़ मस्ती हो गई बात अरे यार ये तो 20 साल के लोग बताओ यार आगे। लेकिन क्या सबके सब 10 साल काटेंगे नहीं। जिसके अंदर पेशेंस होगा जिसके अंदर धैर्य होगा वही तो निकलेगा। यस वही तो समझेगा आप तो समझ नहीं पाएगा। कई लोग हैं सर आज मेरी भैंस बीमार है हम आ नहीं सके पर आज मैं लोग इसलिए मान नहीं सके और कुछ लोग ऐसे होंगे सब कुछ छोड़ कर भी आएंगे। मैंने शाम को फूल कुमार जी को फोन किया लगभग कितने बजे 11 साढ़े 11 बजे। मैंने पूछा फूल कुमार साहब कितने लोग आ रहे हैं मैं जायजा लेना चाह रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था ठीक है अगर लोग कम होंगे तो आज पोस्टपोन कर देते हैं कल रखेंगे मीटिंग शनिवार को राइट। क्योंकि आज जो मेरी सास है ना सास आपको तो बेबी की मम्मी है ना आज उनकी 13वीं और मैं अकेला दबा दूं मेरा होना चाहिए था। अगर मैं सीरियस नहीं होता बिजनेस के लिए आपके लिए तो मैं तो वहां होता है। कई लोग भी आए हुए उनकी भैंस बीमार लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता तो मना कर देता तो फूल कुमार साहब क्या करते मेरा कि आप लोग क्या करते मैं कहता आज मीटिंग नहीं करें कल करेंगे। छोटा सी तो बात थी एक मिनट इनको बोलना था आज नहीं कल करते हैं कल मिलेंगे। तो आप क्या बोलते हैं ठीक है कल आ जाएंगे सुबह सुबह फोन आता आज बुधवार नहीं आ रहे कल आइए सब लोग आप लोग कल आते। लेकिन नहीं सर एक बात होती है अगर शेड्यूल दिया है एक टाइम फिक्स किया है तो अब चाहे आग जले चाहे आंधी आए चाहे पानी आए अगर इस शरीर में सांस है तो कमिटमेंट पूरे करने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पे आ गए नहीं तो हम वहाँ बैठे और शायद यही वजह है कि मेरा बिजनेस हो रहा है। तो हम लोगों ने इस बिजनेस को सबसे पहली प्राथमिकता दी सबसे पहला चीज इस बिजनेस को रख दिया बाकी सब कुछ बाद में सबसे पहले कौन ये बिजनेस। क्योंकि अगर मेरा घर परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी घर परिवार है। जैसा मेरा घर परिवार मेरे लिए जरूरी है ऐसे इनका भी तो घर परिवार उनके लिए जरूरी है। मुझे पता है कि कैसे अपना जीवन बनाया जा सकता है वैसे ही तो आप लोग बनाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस। तो ये पार्ट था व्हाट का कौन सा कि आप कहाँ आ गए हो क्या काम है आपका। आई होप सो दैट समझ गए होंगे। कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा तो हम लोग सीखते रहते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में प्रोडक्ट ट्रेनर बात करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट पे बात करते हैं बोर्ड साफ